अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। आज मस्तोंग में JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला के काफिले पर हुए दहशतगर्द हमले की शदीद तरीन अल्फाज में जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अगरचे अभी तक इस हमले के मकासद वाज़े नहीं हुए, मगर तमाम सियासी जमातों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द इलेक्शन मुहिम शुरू होने वाली है। मगर अभी तक इलेक्शन की तारीख एक मुअम्मा बनी हुई है। मुल्क के अंदर और बाहर इस हवाले से तबसरे जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान में शफाफ, मुनसिफाना और बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत के इलेक्शन कमीशन को लिखे ख़त के सवाल पर अमरीकी तर्जुमान का तबसरा इंतहाई अहम है। As we do with countries around the world, we urge Pakistan to hold free and fair and timely elections and to respect human rights and fundamental freedoms and the rule of law. याद रहे कि हाल ही में अमरीकी सफ़ीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी हो चुकी है। फिर गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी हाई कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और ट्वीट के ज़रिए इंक्लूसिव इलेक्शन की अहमियत पर जोर दिया। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने इन मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सवाल यह है कि मगरबी ममालिक को इतना खुलकर पाकिस्तान के इंतखाबात पर तबसरे की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या वजह है कि दफ्तर ख़ारजा अब तक इन मुलाकातों और तबसरों पर खामोश है? बहरहाल इस मामले पर बिलावल भुट्टो को भी तशवीश है। उनको भी यकीन नहीं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। वो डेट क्या है? डेट 90 डेज में नहीं है। आप मुझे 95 डेज, 100 डेज में, 110 डेज में, 120 डेज से 10 साल, क्या इरादा? डेट तो दो। क्या वजह है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान नहीं किया? क्या सदर के ख़त के बाद इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी? इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने आने वाले जो चीफ जस्टिस की मौजूदगी में कहा कि आइन में 90 रोज़ लिखा हुआ है, तो फिर तकरार की गुंजाइश नहीं। क्या आने वाले चीफ जस्टिस का भी यही ख्याल होगा? सदर के ख़त पर सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी दिलचस्प है। इसका तज्ज़िया भी अगर हम लें तो देखना ये भी है कि नवाज शरीफ की वापसी पर निगरान हुकूमत क्या किरदार अदा करेगी। इसके अलावा चेयरमैन PTI की ज़मानत दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। इन तमाम इशूज़ पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में अपने मेहमानों का मैं तारुफ़ करा देता हूँ। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जाहिद गिशकोरी साहब सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज आमिर साहब ज़रा पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमने देखा है कि सदर के ख़त के बाद अमरीकी तर्जुमान का जो तबसरा है, इससे आपको क्या मैसेज मिला है? अमेरिका में इसके ऊपर जो तबसरा किया गया, इससे आपने क्या इंटरप्रेट किया, क्या होने जा रहा है? देखें, वहाँ सवाल होगा तो जवाब आएगा। कोई स्पेशल स्टेटमेंट आई है, मतलब ब्रीफिंग है, गुफ्तगू है, और अमरीकियों के लिए मतलब मेरी तो बड़ी क्लियर राय है कि उनके लिए जमहूरियत उतनी है जितनी उनकी ज़रूरत होती है। हर मुल्क अपने हिसाब से देखता है। अमेरिका ने हमेशा लफ्ज़ी कहानी जो मर्ज़ी की हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी जर्नल जिसने कब्ज़ा किया उन सब के साथ बहुत अच्छा किया। चाहे वो 9/11 की सूरत में आखिरी जनरल मुशर्रफ को रास्ता मिला और फिर तमाम इनायात और बारिशें सब लवाजमात की उनके साथ हुई। जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ आप अफ़गान वार कह लें, जब भी मतलब इन लोगों ने उनके साथ किया। हमारी फ़ौज के जो भी हुक्मरान ऐसे रहे, जनरल फील्ड मार्शल अयूब थे, जो भी थे, इन सब ने चाइना के साथ भी मिलाया। लेकिन हमारी जो कुर्बतें होती हैं वो हम दिल से लगा बैठते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम पाकिस्तान के साथ इन कुर्बतों को इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जो भी हुक्मरान आते हैं वो समझते हैं कि ज़ाती ताल्लुकात कोई हमारे फ़ायदे में चले जाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के ताल्लुकात में नहीं बदलते। अगर हम अनफॉर्चुनेटली मिसाल दें इंडिया की, तो उन्होंने अगर कार भी ली ना किसी से तो टेक्नोलॉजी साथ ले ली, डिफेंस के तो लिए। तो फ़र्क इतना बड़ा बन गया कि यहाँ हुकूमतें और निज़ाम पे ही बहस होती रही, और वहाँ से आया कि जी इतने तो हमारे वो जो है ना तहमद नहीं बदलते जितने यहाँ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदल दिए जाते हैं। तो हमें देखना ये होगा कि हम खड़े कहाँ हैं। तो अमेरिका कहे, कुछ भी कहे, आदिल साहब मैं बिल्कुल इस बात को इस सेंस में नहीं लेता कि उनके इस बयान से यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ जो तय कर लिया गया ना, यहाँ मुझे बताएं मशरक़ी पाकिस्तान दे के भी कोई फ़र्क आया था? उसको फ़ौजी एजाज़ के साथ दफना नहीं दिया उसी परचम में जिसने पाकिस्तान तोड़ दिया आधा। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ कभी किसी किस्म का एहतसाब हुआ है? यहाँ कारगिल पे जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ किया, उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को उठा के फेंक दिया कि जब उनको भिनक मिली कि भाई ये अब अगला काम ये होगा, उड़ा दिया। किसी ने किया? जब नवाज शरीफ दोबारा आए और उन्होंने फिर छेड़ा
तो जनरल आइल शरीफ ने क्या किया, 29 नवंबर को वो स्टिक संभालते हैं और 2 जनवरी या 4 जनवरी को वो AFIC ले जाते हैं जनरल मुशर्रफ को, और बस ख़त्म। नए जनरल के साथ आते ही सारी कहानी सवा महीने में। अमेरिका के बयान को बिल्कुल संजीदा नहीं लिया जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो फैसला साध हैं वो अपनी मर्जी करते हैं। आमिर साहब, आपके ख्याल में ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात हो, अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकात हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, और जो ज़ाहिर है ये बात दुरुस्त है आमिर साहब की, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया जाता है तो उस स्पेसिफिक सवाल का ही जवाब आ रहा होता है, वो स्पेशली कोई स्टेटमेंट आए तो वो और बात होती है। लेकिन ये नॉर्मल है या फिर या आपके लिए नज़दीक ये गैर मामूली बात है? मैं बिल्कुल नहीं समझता कि गैर मामूली बात है। ज़ाहिर है कि सवाल किया गया और वो अपनी जो उनके आइडियोलॉजी है, जिस भी नजरिए पे खड़े होते हैं अमेरिकन, वो लिप सर्विस देंगे, ह्यूमन राइट्स को भी देंगे, वो जमहूरियत को भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक तो खैर उनकी इन तमाम इंसानी हकूक की लफाजी और जो भी जमहूरियत की लफाजी है, उसके पीछे आपको बहुत ज्यादा मुनाफत नजर आती है, उनके दोहरे म्यार नजर आते हैं। वो फलस्तीन में, कश्मीर में, हर जगह नजर आ रहा होता है। तो इसी तरह मतलब पाकिस्तान में भी उनका वो है कि उन्होंने यकीनन लिप सर्विस दी है इस कॉज को, लेकिन अगर ये समझें कि उसके लिए वो पाकिस्तान पे दबाव डालेंगे, क्योंकि अमेरिकन को भी अंदाजा है और पूरी मगरबी दुनिया को भी अंदाजा है कि पाकिस्तान में असल जो ताकत का सोर्स है वो क्या है। और आप देखें कि वो लोग जो है, जो ठीक है तस्वीरें वो यकीनन सिविलियन गवर्नमेंट के रहनुमाओं के साथ खिंचवाते हैं और छुपाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जी असल में हमें बात कहाँ पे करनी है। और उसी डिस्कशन को जब वो आर्मी चीफ से मिलते हैं और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के और जो हमारी फौज, पाक फौज के जो टॉप टीयर होती है उनसे मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात की हमेशा से ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि फैसले वहीं पर होने होते हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल पे हम क्यों पहुंचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसका जवाब ये मिलता है कि ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ एक पहलू पे उजागर किया जाता है कि जी आप कहें कि जी सारा कसूर जो है वो एम्बिशियस जनरल का है। वो ये बात नहीं करता कि जो हमारे यहाँ जमहूरियत के नकाब पहन के लोग आए, उन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ, और उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना कि जो उनका एक क्लाउड था या जिस तरह से उन्होंने स्पेस दी, उसकी क्या वजह थी। कि जाहिर है जब बहुत ज्यादा करप्शन होगी, जब बदनवानी बहुत ज्यादा होगी, जब आप रियासती इदारों को अंडरमाइन कर रहे होंगे, जब आप रियासती इदारों के साथ मिलकर चल नहीं रहे होंगे, दुनिया भर में जो भी मतलब हमारे जैसे जमहूरी ममालिक होते हैं जहाँ पे कमजोर जमहूरियत होती है और स्ट्रक्चर हमारे फ्लॉड हैं, पार्लियामेंट को आप देख लें, बाकी इदारों को देख लें, तो उसमें मिलकर चलना होता है। आप जो है अपनी कमजोरी जो है दूसरे की ताकत से दूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है कि समझा ये जाता है कि जी राजवाड़ा है और मैं वजीर आजम नहीं, मैं बादशाह सलामत हूँ, मैं जो चाहे फैसला करूँ, तो उसके नतीजे में फ्रिक्शन बढ़ता है। तो हमने जो माजी में देखा तो उसमें हमेशा ये हुआ कि जो सिविलियन गवर्नमेंट का जो कंडक्ट है, क्योंकि फौज ये नहीं कहती आपसे कि आप भाई करप्शन करना शुरू, करप्शन ना करें, ठीक है ना, वो ये नहीं कहती कि आप तालीमी इदारे ना खोलें, अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड ना करें। इन चीजों पे किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन आप देखें कि इन चीजों में भी ये लोग पीछे होते हैं। कौन कहते हैं इन हुक्मरानों से कि जाके आप बैरून मुल्क जो असासे बनाएं और अपने कारोबार एस्टेब्लिश करें, बड़ी बड़ी जायदादें रखें। तो सिर्फ एक उसको तनकीद करना जो होता है मुनासिब नहीं होता। अमेरिकन का ठीक है, उनका बयान आ गया, और मैं आखिरी बात करूंगा, अमेरिकन के ठीक है बयान आ गया, और माजी में भी हमने देखा कि उनके वर्किंग रिलेशन पाकिस्तान के साथ वैसे ही कायम रहे। लेकिन माजी में ये हुआ जब मतलब फौजी हुकूमतें आई तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहली अफगान वॉर शुरू हो गई, सोवियत यूनियन की इन्वेजन थी, तो ज़िया-उल-हक साहब को लीज ऑफ लाइफ मिल गई थी। मुशर्रफ साहब को उन्होंने बड़ा पड़िया बना के रखा था। जब क्लिंटन ने दौरा किया था भारत को और चंद घंटे पाकिस्तान में भी ठहरे थे, तो उन्होंने तस्वीर खिंचवाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन फिर 9/11 हो गया और मगरिब का म्यार जो है बदल गया, और फिर आपने देखा कि कितने अजीज थे जनरल मुशर्रफ साहब जो थे, अमेरिकन के कितने करीबी वो थे, और पाकिस्तान भी उस वक्त नॉन नेटो लाए के तौर पर। आमिर साहब, आप कह रहे हैं कि अमेरिकन की पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होती है, या कंट्रीज के सामने डेमोक्रेसी का जो उनका स्लोगन है वो और होता है, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में स्टेट इंटरेस्ट के मुताबिक, थर्ड वर्ल्ड में वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि कौन हुकूमत कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन पोस्चरिंग यही रखते हैं कि जी हम प्रो डेमोक्रेसी हैं और इलेक्शन फ्री एंड फेयर और टाइमली हो। मेरा ख्याल है आमिर साहब क्विकली ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो जो आमिर ज़िया साहब ने बात की वो आपकी बात का इशारा दे रहे हैं कि हम सिर्फ एक साइड की बात नहीं कर सकते, हमें दूसरी साइड की भी बात करनी पड़ेगी। और आज भी हमारे मुल्क में लड़ाई ये नहीं है कि आप जो है वो आइन और कानून के दायरे में चले जाएं, ये है कि आप मेरे केसेस माफ़ कर दें, मुझे बाहर निकाल दें, मुझे वज़ीर आज़म बना दें। ये बात तो आमिर साहब की में बड़ा वजन है, ये वन साइडेड स्टोरी नहीं है, दोनों तरफ से ये होता है।
ये आप किसके बारे में, मतलब चूंकि मुझे आमिर साहब पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है ना सर, अभी किसके बारे में? आमिर साहब की मैं चूंकि फुल आमिर जाद साहब की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। आपने जो मुझे कहा, मैं जो अब आपने वो ये कह रहे हैं कि जैसे आपने एक नुक्ता उठाया ना कि जी यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट उठा के फेंक देती है सबको, वो ये कह रहे हैं वो चोरी करने का तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहती, डाके मारने का तो नहीं कहती, करप्शन करने का तो नहीं कहती, अच्छी गवर्नेंस करने का तो से तो नहीं रोकती आपको, और हर दफ़ा उनको मटीरियल भी तो मिल जाता है ना बेसिकली। और ये साथ में वो ये बात भी कर रहे हैं कि अगर हमें ब्लेम करना चाहिए तो दोनों को करना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं करना चाहिए। हाँ, इस दफ़ा तो ठीक बात है ना कि इमरान खान, जुडिशरी और फौज सब मिल के काम कर रहे थे ना, डिलीवर तीनों ने नहीं किया, तीनों ने पाकिस्तान को फंसाया। आज हम जिस मुश्किल में आए हुए हैं वो उस लाडलेपने में आए ना, आप पिछली उसमें नहीं जा सकते कि हमेशा डिलीवरेंस नहीं हुई। यहाँ जो जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए थे, दहशतगर्दी, अफरीयत, जो उन्होंने डैम्स का कोई काम नहीं किया, सब कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने आके एक तरफ वो भी किया, चाइना के साथ लाके एनर्जी के प्रोसेस भी किए शुरू, और मुल्क को दहशतगर्दी से भी निकाला, सारा कुछ ठीक किया। तो लेकिन जहन बन गया हुआ था कि एक लाडले को लाना है, लाडले को लाके बिठा दिया, इंस्टॉल कर दिया, दूसरे को जेल में बंद कर दिया। आमिर साहब ये पहली दफा नहीं हुआ जानबूझ के, देखिए ये पहली दफा नहीं हुआ ना सर, ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और लड़ाई हमारे यहाँ दिहाइयों पे मुहित है। मैं कह रहा हूँ, मैं इस दफा मैं आपके सवाल को जानबूझ के ट्विस्ट किया है कि ये जानबूझ के मैं कह रहा हूँ कि इमरान पे लगाएं। ये फौज अकेली नहीं थी, इस दफा सियासतदान था ना जिसको लाए थे, तो मिलके पाकिस्तान में भी लाते रहे ना सर, नहीं लाते रहे, लीडर बनाने के लिए पहली बार। मैं आपको देखें यहाँ नहीं, जब बहस होगी ना, अगर आप नवाज शरीफ को गिनते हैं इसमें सब हैं, एक मिनट, नहीं 70 से नवाज शरीफ लीडर तब बना जिस दिन उसने ISI के उस मंसूबे को, जिसमें मुस्तफा जतोई वजीर आजम बनने जा रहे थे, और उनकी मौजूदगी में और मोहम्मद खान जुनेजो की मौजूदगी में उन्होंने IGI की सदारत मौलाना समीउल हक से ले ली बतौर पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। सब कुछ हुआ और वो पीछे छोड़ गए जनरल हमीद गुल की तमाम तैयारियों को, और वो IGI के सरबराह भी बने, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, उन्होंने शाह खान से लड़ाई भी लड़ी, उनको फारिग भी किया, मगर जब तक उन्होंने टकराव नहीं किया वो लीडर नहीं बने। इमरान ने लिया, लेकिन स्टेट पे किसी ने हमला नहीं किया। बेनजीर भुट्टो लड़ाई करती रही, जीतती रही, हारती रही, स्टेट पे हमला नहीं किया। आमिर साहब, यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट, फिर मैंने जाहिद गिशकोरी साहब की तरफ जाना है, बहुत सारी खबरें उनके पास जो है ना वो बेताब हैं खबरें शेयर करने के लिए। जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव याददाश्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सपोर्ट किया, लेकिन इसी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो नवाज शरीफ को भी सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। इस मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट का असल और हकीकी लाडला है वो तो नवाज शरीफ है, और वो इसलिए नवाज शरीफ है कि वो सिंह भी फंसा है आमिर साहब, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट योर व्यू, लेकिन जो लाड इमरान खान के साथ किया सर वो तो अनप्रेसिडेंटेड है सर, क्योंकि ऐसी मैनेजमेंट की अदालत भी मैनेज हो जाए, मीडिया भी मैनेज हो जाए, खुद इदारा अपने अंदर से इतना मैनेज हो जाए, इसकी तो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कोई मिसाल ही नहीं है। ये अगर आप ग्रेडिंग करेंगे तो जी तो इमरान खान टॉप कर जाएंगे इसके। नवाज शरीफ का दौर याद करें, नवाज शरीफ सर अग्रीड, मैं तो मैंने आमिर मैं दो आमिरों के बीच में हूं इस वक्त, लेकिन ऐन वाले हैं, मैं वही वादे कर देता हूं, ये ऐन वाले आमिर हैं। मैं सही कह रहा हूं कि देखो इमरान जो था अपनी जात में एक पर्सनैलिटी, मतलब है वो बिफोर पॉलिटिक्स भी था। नवाज शरीफ को तो एक नॉन एंटिटी को उठाया, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का बनाया, फिर मतलब उसको वजीर आजम बने, उन्होंने पता नहीं कितने भी कारनामे अंजाम दिए, उसके पीछे पूरा का पूरा। सर अच्छा, मैं इस डिबेट में भी सर मैं वैसे नॉन एंटिटी एक सीट की थी, मुशर्रफ के रेफरेंडम के खड़े हुए थे इमरान खान, और चौधरी शुजात ने मुझे बताया कि जब 2002 में ये जीते थे तो ये 7 लोग वो थे जो फरिश्तों के वोट से जीते थे, जिसमें तारिल कादरी थे, जिसमें हुमायूं अख्तर थे, ये जो सारे के सारे, इमरान खान खुद उबैदुल्लाह शादी खेल जीत गया था इनसे, उसका रिजल्ट बदल दिया। अच्छा चले, ये क्या बात हुई? आप दोनों की इजाजत, जाहिद गिशकोरी साहब। मैं कह रहा हूं सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि मैं आपकी बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहा, मेरा भी ये ख्याल है साहब, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब पे भी इसी तरह के कर्म हुए हैं। मतलब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी सिर्फ एक आदमी के ऊपर हुआ, जब कर्म फायदे उठाए, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं जनाब वाला। चले आगे, अच्छा जी गिशकोरी की बात सुनते हैं भाई, गिशकोरी नौजवान हमारे, क्योंकि आमिर साहब हमारे करियर के शुरू के दिनों में ना जब कोई बात समझाते थे हमें तो शेर व शायरी के जरिए समझाते थे, इसलिए मैंने आमिर साहब के सामने एक वो किया। अच्छा जाहिद साहब, मुझे ज़रा ये बता दें कि आपके ख्याल में जो है क्या खबर है, ये गैर मुल्की सफ़ीरों ने जो दफ्तर खारजा को के नोटिस में लाए बगैर मुलाकात, ये इलेक्शन कमिश्नर ने उनके नोटिस में लाए बगैर मुलाकात की है, ये किस तरह हुई मुलाकात, और इलेक्शन आपके ख्याल में क्यों नहीं हो पा रहे, उनकी तारीख क्यों नहीं दी जा रही, क्या ख्याल से मुराद खबर? देखिए मेरे पास खबर जो है कि बिल्कुल तमाम इदारे लूप में हैं, और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं या ऐसे ममालिक जो कि पाकिस्तान उनके साथ बहुत अच्छे
रवाबित रखता है, उनको एक अनसर्टन सी सिचुएशन है। पाकिस्तान का जो डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट है जो कि 2008 से मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा है, ये चौथा ऐसा इलेक्शन है जो कि अपने 3 टर्म पूरे पाकिस्तान कर चुका है। उनके ये ख्याल है कि शायद ये गैप जो है ये कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्या इलेक्शन 6 महीने से ज़्यादा डिले हो जाएगा। पाकिस्तान के डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स हैं, रिलेशनशिप हैं यूरोप के साथ, फिर अमेरिका के साथ, कनाडा के, सारे ये आपने देखा। ऑस्ट्रेलिया के भी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मिल ही रहा है, फॉरेन ऑफिस में भी है, और आपने देखा गैर मामूली मीटिंग्स इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो कि पंजाब के हैं उनसे भी हुई है। वो ज़ाविये थोड़े से मुख्तलिफ हैं। उसके साथ जो मीटिंग है वो पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ पे जो परसिक्यूशन है पाकिस्तान में, समहाउ अटैक्स हुए हैं, तो जो कि वो वाक़या हुआ था आपको मालूम है फैसलाबाद में, इसी एंगल से उनकी मुलाकात हुई। और मीडिया में ये भी आया कि आईजी पुलिस को मिलने का क्या दुख बनती है इस तरह की सिचुएशन में। और फिर चीफ मिनिस्टर हैं, निगरान जितने, उनसे मीटिंग्स हो रही हैं। तो उनको ये कंसर्न है, वो या चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये स्मूथ जो प्रोसेस चल रहा है ये चलना चाहिए, और पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं इन ममालिक के साथ ताकि कोई ऐसा गैप ना आए। इंटरनेशनल डोनर्स हैं, लेंडर्स हैं यूरोप में, पाकिस्तान आपको पता है कि नहीं, लेकिन अभी जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने, आमिर इलियास राना साहब ने, दोनों ने बात की है कि वो तो उनकी एक पॉस्चरिंग होती है ना, और फिर ज़ाहिर है प्रिंसिपल स्टांस भी यही होता है। आपसे सवाल होगा तो आपने यही देना होता है। मैं उस तरफ भी आ रहा हूं। मैं ज़रा गुजारिश कर लूँ, लेकिन और स्मूथ ट्रांजिशन भी होनी चाहिए, ये भी ठीक बात है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हो रही हो, लेकिन अगर कुछ हालात तब्दील भी हो जाए ना पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो उन्हें को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि डील किससे करना, बल्कि और आसान हो जाता है उनके लिए एक आध बंदे से डील करना। नहीं, देखिए उनके इंटरेस्ट बिल्कुल होते हैं, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान बिल्कुल, आप देखिए पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो ज़रूर इस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं कि अगला जो सेंटर में हुकूमत होगी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो किसकी होगी, उनके साथ उनके रिलेशनशिप कैसे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि चाइना ये चाहेगा कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जाए, या अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान में सेंटर के कौन गवर्नमेंट फॉर्म करे, लेकिन उनके रिलेशनशिप जो गुडविल होता है किसी भी सियासी जमा, जो लीडर्स हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान के टॉप टियर के, आपने देखा उनसे उनकी मुलाकातें। और फिर पाकिस्तान में आप कैसा माहौल देख रहे होंगे जब 22 अक्टूबर में नवाज़ शरीफ वापस आ जाते हैं और 21 जो टॉप टियर लीडरशिप है वो जेलों में हो, इधर पाकिस्तान में मोमेंटम बन रहा हो, PMLN की टॉप लीडरशिप भी जेल में हो। क्या मोमेंटम बनेगा? ज़ाहिर सियासी मोमेंटम है, एक स्मूथ ट्रांजिशन भी देनी है, और एक लेवल 18 में भी हुआ था ये सब कुछ, एक जेल में था दूसरा बाहर। और साथ इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि जो पॉलिटिकल लेगेसी है कुछ पार्टीज की, उनको आप कैबिनेट में लेके आ गए हैं, तो एक सवाल अभी से उठना शुरू, कल लेटर लिखा है, कल लेटर लिखा है। और मेरी इंफॉर्मेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सदर साहब ने ख़त लिखा है उसको भी एक रिस्पांस। अच्छा, मैं वैसे जाहिद साहब उसूलन मैं समझता हूँ कि उसूली तौर पे ये बात ठीक है जो उन्होंने ख़त लिखा है। ये काकड़ साहब किस पार्टी से ताल्लुक़ है? देखिए काकड़ साहब की जो पार्टी है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। नहीं, रोल नहीं पूछ रहा ना यार, पार्टी पूछ रहा हूँ कौन सी है। अब तो जाहिर है अब इस वक्त वो एक इंडिपेंडेंट, उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। इलेक्शन लड़ नहीं रही, मेरी मालूमात है या जो सियासी इस वक्त माहौल बना हुआ है, उनकी पार्टी बलूचिस्तान में दोबारा पावर में आएगी। तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो जो 3 बंदे, मैं उसूली तौर पर इस मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ, लेकिन मुझे इस इंटरिम में वो मौक़िफ़ दिखाई नहीं दे रहा उसूली। देखिए इंटरिम में बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मेंबर्स भी हैं जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इवन बहुत सारे बिजनेसमैन हैं या जिनकी बहुत सारी खबरें भी आई हैं। आपने देखा होगा पंजाब में पर्टिकुलरली कि उनके किसी ने केपी में तो पूरी कैबिनेट उड़ा दी थी, इधर खत क्यों लिखा है, इधर भी उड़ा देते। मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन का जो बहुत ही होम्योपैथिक टाइप का एक लेटर था, पावर्स हैं, समझ नहीं आ रही, पॉइंट आउट करे उन कैबिनेट मेंबर्स को जिनकी लेगेसी है, जिनकी देखें जो ब्यूरोक्रेट्स की बात हो रही है वो डिक्लेयर्ड लॉयल हैं ऑफ PMLN, ठीक है। इंपॉर्टेंट और पीपल्स पार्टी की भी यही रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी की भी यही रिजर्वेशन है कि ये आहद चीमा से लेके फवाद हसन फवाद तक। अभी उनकी कॉम्पिटेंस पे बात नहीं हो रही, हो सकता है वो कॉम्पिटेंट लोग हों और उनकी कैबिनेट के अंदर जरूरत भी हो, लेकिन उनकी लॉयल्टी चैलेंज नहीं कर सकता जिनकी लॉयल्टी नहीं। देखिए मैं मिसाल, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर वजीर आजम खुद भी एक पार्टी के हैं। आदिल भाई बहुत देर से बहस हो रही है इलेक्शन कमीशन के खत पे, मतलब गौर एजाज किसकी नुमाइंदगी करते हैं आपके अंदाजे में? वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं, कैप्टन नहीं हो? नहीं, क्लियर बात करें ना जी।
जी, यहाँ सब लोग वजीर बने हैं। मोहसिन नकवी साहब को इलेक्शन कमीशन ने बनाया, उसके ऊपर किसी पार्टी का एतराज़ है ना? मुझे ये बताएं, फवाद हसन फवाद की नामजदगी के बाद जब ये खत आता है तो लोग समझेंगे वहाँ वो किस पार्टी में थे। उन्होंने अपना एक करैक्टर शो किया कि किसी के खिलाफ अल्फिया बयान नहीं दिया, अपना केस लड़ा, और जो कुछ भी जेल से आने के बाद, जमानत के बाद और बरी होने के बाद भी केस से उन्होंने मीडिया पे हर बात कितना इंटरेस्टिंग है ना, वो कह रहे हैं उनकी मालूमात है बाप पार्टी बलूचिस्तान में गवर्नमेंट भी बना रही है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं वो खत आया जब फवाद हसन की नामजदगी हुई है, मैं उस पर पर्टिकुलरली फवाद हसन फवाद ने क्या शहबाज शरीफ की कोई कमेटी भी ज्वाइन की, गवर्नमेंट तो छोड़ दें, तो ऐसे शख्स पे तो ये खत आना ही नहीं चाहिए था। ये खत पहले आता फिर ठीक था, ये खत आते सूबाई हुकूमतों के ऊपर जैसे केपी पे आया था फिर ठीक था। ये खत जाहिर करता है कि जी आपने एक शख्स को बना लिया निशाना, जो कि गलत बात है। ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे भी गलत होगी, उनको भी सोचना चाहिए था कि जिस शख्स ने, आपको क्या वजह लगती है क्यों आया? मैं यही तो मेरा भी सवाल है कि ये क्यों सवाल नहीं, आपके पास खबर भी होगी। नहीं, देखे ना, एक शख्स जिसने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की, क्या उसका ये कसूर है कि वो किसी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था? ये कोई तरीकाकार तो लेकिन ये कोई शक है कि वो पीएमएलएन से क्लोज है? एक मिनट, नहीं, आप मुझे ये बताएं। नहीं, जरदारी साहब के साथ मैं कॉम्पिटेंस की बात नहीं कर रहा, वो कॉम्पिटेंट आदमी है सबसे ज्यादा, एक बीइंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सर मैंने कहा कि कॉम्पिटेंट आदमी है, मैं पहले ये एडमिट कर रहा हूं कि ही इज कॉम्पिटेंट मैन। नहीं कॉम्पिटेंट नहीं, मैं आपके मैं कह रहा हूं इस पे कोई शक है कि वो पीएमएलएन से क्लोज नहीं है। पॉलिटिकली अलाइनमेंट पे मैं कह रहा हूं कि ये गलत बात उन पे लगाई जा रही है। और कौन लगा रहा है? एक तो पीटीआई लगाएगी, इसलिए कि इन्होंने तो अंदर रखा, और इनका ख्याल ये था वो जो मेजर शहजाद थे नैब के चेयरमैन, नैब के जो डीजी थे, आजम खान को सारा कागज बना लाएंगे। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी किसी ने कैबिनेट मेंबर नहीं बनने दिया, वो आपको पता है, आप नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बने? क्यों? आप मुझे बताइए ना। मैं हैरत से आपकी तरफ देख रहा हूं। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप करें, बाद में जवाब दूंगा। करें, बताएं। हाँ, वो कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बने? फिर आज चीमा साहब कैबिनेट का हिस्सा बने, और अगर दोनों को कंपैरेटिवली देखें आप, जो उनका रोल है, जो एक उन्होंने पॉलिटिकल एक्यूमेन और ब्यूरोक्रेसी के टॉप पे नहीं, मैं आपको बताऊं, वो ओथ में भी ना जाते शहबाज शरीफ के अगर उन्हें पर्सनली वो फोन ना करते। अच्छा, फवाद हसन को फोन ना जाता शहबाज शरीफ का। मैंने तो केस देखा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा तो पूरा आर्गुमेंट ये है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई अगर काकड़ साहब बाप पार्टी के हो सकते हैं तो फवाद हसन फवाद मिनिस्टर वजीर आजम बन सकता है, वजीर क्यों नहीं लग सकता? वजीर तो मेरा केस उसके ऊपर है, फवाद पे जो काकड़ पे है। काकड़ तो बीएपी के सेनेटर थे, और नामजदगी के बाद रिजाइन किया। सरफराज बुगटी वजीर दाखिला, पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, वजीर दाखिला सरफराज बुगटी किसके हैं? ये डिबेट जो आज हम पाकिस्तान के अंदर कभी भी शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, ये डिबेट कभी माने ही नहीं, कल इस तरह ही होते हैं। कल के बाद से ना ज्यादा इतनी डिबेट होगी हर टेलीविजन चैनल पे कि कल एक तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देने जा रही है नैब पर। जब जो कि पॉसिबिलिटी लग रही है, 3 तरामीम हो चुकी हैं 2019 के बाद नैब के मुख्तलिफ उसमें, तो बाय एंड लार्ज जो इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है, बज़ाहिर जो शिकें तब्दील की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको लगता है कि उड़ा देगी। अगर उड़ा देती है तो आपकी पूरी पॉलिटिकल डिबेट और इलेक्शन का जो खाका है वो तब्दील होगा, क्योंकि आपके जो केसेस हैं वो दोबारा वहीं से शुरू होंगे। आमिर इलियास राना साहब आपको हल्की हल्की मुस्कुराहट से देख रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि ये जो है पुराना प्रोडक्ट है जो आप उनके सामने रखना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है ना भाई, चेहरा शनास तो थोड़ा बहुत हो गया हूँ मैं। एक ब्रेक लेते हैं, के बाद देखेंगे कि नैब के जो केसेस खुलने जा रहे हैं, जाहिद गिशकोरी साहब से भी पूछेंगे किस किस के ऊपर खुलने जा रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट होना है। वाकई अगर नैब तगड़ा हो जाता है और फिर सब पर बैक वक्त हाथ जाता है तो फिर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा। बिलावल साहब कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, कोई तारीख कुछ भी दे दें, फरवरी की जनवरी की दे दें, तारीख तो दें हमें पता चले। तो ज़रा बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आमिर जाद साहब, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, जो ख़त लिखा है, इस ख़त का क्या मकसद है? मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आया, ये ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, इसका मकसद क्या? ख़त से पहले कैसे मुझे 1 मिनट दें कि फवाद पे बहुत ज़्यादा मतलब बात हुई है, और बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि बिल्कुल बासलाहियत शख्स होंगे, ईमानदार भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन एक अवामी परसेप्शन ये है कि जनाब वो शरीफ खानदान के बहुत करीब है, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। जब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है
उसको होना चाहिए तनाज़ों से दूर और मुतनाज़ा लोगों से दूर, ताकि आप जब कल को इंतखाबात करवाएं तो कोई अंगुश नुमाई ना कर सके, कम अज कम हो। तो आप खुद ब खुद वजूहात नहीं दे देते कि जनाब जो है आपको मतलब है कि तनकीद के आप दरवाजे नहीं खोल देते। आप देखिए पीपल्स पार्टी जो है तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर रही है, पीटीआई करिए कि आम पाकिस्तानी से पूछिए, वो यही कहेगा कि जी नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हो सकता है कि ना हो, लेकिन अवामी परसेप्शन बहुत डाउन करती है। तो मेरे ख्याल में सर उनकी वाबस्तगी पे तो कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है उनकी। और आखिरी बात इसमें ये कि बतौर केयर टेकर गवर्नमेंट में सबसे जो मुतनाज़ा किस्म के जो एक दो अपॉइंटमेंट्स हुए उसमें इनका नाम आता है। बिल्कुल यकीनन दुरुस्त कह रहे हैं कि जी पंजाब के ऊपर भी इतराज हो सकता है और केपी पे भी होना चाहिए तो, और हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इसके ऊपर इतना लोगों ने तनकीद नहीं की थी, वेलकम किया था जो भी शुरू में नाम जब आए थे। लेकिन अब इस तरह के इक़दाम करने से एक बिला वजह कर तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, अब आप कौन से खत की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। ये जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि इंटरिम सेटअप, इंटरिम गवर्नमेंट में ऐसे लोग शामिल ना हों जिससे जो है वो एक तासुर जाए कि ये फेयर नहीं है। जी, तो वो मुझे अपनी बात दोहरानी पड़ेगी कि यही बात है कि ये मेरे ख्याल में मुस्बत बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जो लोग मुतनाज़ा हैं, हो सकता है कि बड़े अच्छे हों, बड़े काबिल हों, बड़े वो अल्लामा हों, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को तैनात करेंगे कि जिनके ऊपर लोग शुकूक व शुबात करेंगे तो फिर बात बनती नहीं है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतराज़ है मेरे ख्याल में बड़ा वजह इतराज़ है, और इस चीज़ के ऊपर फवाद साहब क्योंकि खुद ही अगर बड़े हिस्से के ब्यूरोक्रेट उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको खुद जो है कहना चाहिए जी मैं अलग हो रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर इतनी तनकीद हो गई और मेरे किरदार पर लोग इतना शक व शुबा कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को तनाज़ों से दूर रखता हूँ, तो उनके कद काट में मजीद इजाफा होगा। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत बेशुमार लोग हैं जो इस मिनिस्ट्री को लीड कर सकेंगे आने वाले दिनों में। आदिल साहब जनाब। ठीक जी, आमिर साहब कोई क्लियर हो गया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। किसे? फवाद हसन फवाद साहब। उसने ओथ ले लिया, मतलब कमाल हो गई यार, हम तजिया कर रहे हैं, हद नहीं हो गई है। आप मुतालबा तब करें यार, वो कल ओथ ले रहे हैं ना सुबह, तो फिर आप करें कि आपको नहीं आना चाहिए था, वो जवाब भी देगा, वो वजीर बनेगा, वो पॉलिटिकली पहली दफा एक ऐसे ओहदे पे अगर कल वो ओथ ले रहे हैं तो आ रहे हैं ना, फिर आपके शो में भी आ जाएंगे। इस मुल्क में प्राइवेटाइजेशन हो या इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पे वो बंदे चाहिए हैं जो आंख में आंख डाल के बड़े से बड़े आदमी को इनकार कर सकें, सीधी बात कर सकें हर एक के साथ कि आपको फेवर नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि इस मुल्क में कहानी बन गई है कि हर बंदा बिका हुआ है, हर बंदा किसी के साथ अलाइन है, उसकी आप पर्सनैलिटी को भी नहीं जानते, आप उसको मानते भी नहीं कि उसके अंदर कोई ईमानदारी की कोई रकम मौजूद भी है कि भाई क्या है आपका हिस्सा कि नहीं। क्योंकि नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अरे भाई इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आज नाम तो नहीं है फैसले में, लेकिन वो 161 का बयान किसका है जिसमें जमानत मुस्तरद हुई है? कोई नाम लेता है? चोर है तो बयान देता है, जो चोर नहीं होता वो 2 साल जेल काटता है, उसकी बैरक में आग लगाई जाती है, वो पीछे नहीं हटता। आजम खान का नाम 26 दिन के बाद और वो पौने 2 साल जेल काटता है, उसकी वहीं पे रिटायरमेंट हो जाती है फवाद हसन फवाद की। किसके साथ किसका कंपैरिजन है? इसलिए मुझे ये मैं कह रहा हूँ बात कि देखें आपने किन लोगों को चुना है। जो एक पार्टी इमरान खान की वो है जो 2-2 घंटे में गाड़ियों से दौड़ रहे थे बैठ के, जो 2-2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे आए हुए थे, ये कॉम्पिटेंसी थी उस हुकूमत की जिसके आज इल्जामात में हम जवाब दें। मैं 2 बातें देखो, बात ये हो रही है यहाँ पर इमरान खान पे या उसकी पार्टी पे बहस नहीं हो रही है। हम लोग हर चीज में होता है कि हम बात करते हैं नवाज शरीफ की, वो कहते थे इमरान खान ने ये कर दिया। बात ये होती है कि आप अभी नवाज शरीफ साहब को या जो उनके करीबी रुफका रहे हैं जिनको इत्मीनान है उस पर बात कर रहे हैं, और सबका मकसद सब ये नहीं कह रहे कि जनाब फवाद हसन फवाद साहब को मुतनाज़ा मतलब है कि कोई वो बेईमान शख्स है, किसी ने, आपने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अवामी परसेप्शन ये है कि जी वो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी है, नवाज शरीफ साहब के ज़ाहिम है कि 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बने, उनकी पार्टी जो है मेन कंटेंडर है। तो फिर अवामी परसेप्शन को दुरुस्त करने के लिए कि अगले इंतखाबात में मुतनाज़ा ना हो, वो खुद इस बकौल अगर उन्होंने नहीं लिया, यकीनन नहीं लिया ओहदा, अभी तक वो ओथ नहीं लिया, तो उनको पता कर देना चाहिए। जब इतना बात ही होती है कि अगर आप इतने ही मतलब ठस्से के आदमी, इतने ही बासूल शख्स हैं और आपको पता है कि आपके उसके अपॉइंटमेंट के ऊपर लोग जो है तनकीद कर रहे हैं, लोग जो है आप पूरी हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। किसी ने काकड़ पे तो इतनी अनवारुल्लाह काकड़ पे तो आपने नहीं सुना तनकीद की, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी है उन शमशाद साहब उन पे भी नहीं की, फॉरेन मिनिस्टर पे भी नहीं हुआ। तो क्या बात है कि फवाद साहब पे इतनी ज्यादा हो रही है, तो कोई तो लेकिन एक चीज है ना, काकड़ साहब की भी तो बाप, वो भी तो बाप पार्टी के हम मेंबर हैं। काकड़ साहब भी तो एक पार्टी है, उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है बलोचिस्तान में, उन्होंने जो है वो जीतना है। काकड़ साहब भी तो पार्टी के है ना सर। मैं कह रहा हूँ माइनर प्लेयर है ना, आप माइनर प्लेयर और मेजर प्लेयर में अगर हम वो ना करें
मतलब एक तो होना है असूली तौर पे, तो आपको चाहिए था कि ए पॉलिटिकल लोग लेकर आते चले, लेकिन अच्छा गिशकोरी साहब कह रहे हैं बलोचिस्तान में वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है उनकी पार्टी, अगर एक सूबे में गवर्नमेंट बना लेगी तो फिर वो माइनर कैसे हुए? नहीं देखो, हम नेशनल लेवल पे बात करें कि असल जो हम तो फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, कौन बना रहा होगा उसमें लेकिन आमिर साहब प्रिंसिपल सिर्फ फेडरल पे अप्लाई तो नहीं होगा ना, वो तो प्रोविंस पे भी अप्लाई होगा। मैं मुताबिक हूं, मैंने पहला जुमला आपसे ये कहा, मैंने पहला जुमला आपसे कहा कि ए पॉलिटिकल होना चाहिए था। वो तो हम बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ए पॉलिटिकल होता है, लेकिन चले, लेकिन उस पर भी इतना शोर नहीं मचा है, गो कि वो बाप के थे, लेकिन यहाँ पर क्यों इतना शोर मच रहा है फवाद हसन फवाद पे? तो एक सवाल पैदा होता है ना, हो सकता है सर वो उन पे इसलिए ना हो कि वो बाप के हैं और बेटे वाले पे हो गया हो, बाप बेटे का फर्क हो सकता है। हाँ हो सकता है, मतलब हाँ लाइटर नोट ज्यादा खतरा महसूस कर रहे हो उन्होंने, उनको हो गया अनवारुल काकड़ साहब मासूम आदमी है, नौजवान आदमी निस्बतन, इस तरह उन्होंने घाट का पानी नहीं पिया घाट के जिस तरह फवाद साहब ने पिया है, तो वो इतना गालिबन लीथल ना हो सके, लेकिन ये आदमी आके लीथल हो जाएगा, ये पता नहीं क्या कर दे, ये तो सब चीजें होती है। मेरा ख्याल है सर क्योंकि कैबिनेट में क्योंकि इस तरह के लोग हैं जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, इसलिए शायद ये सवाल वहां पर कैबिनेट के अंदर उठाना मुश्किल होगा। बाकी उसूली तौर पर यह बात दुरुस्त है कि फेडरल कैबिनेट हो या प्रोविंशियल कैबिनेट हो इंटरिम की, उसमें सियासी वाबस्तगियों वाले लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ चलता है और माजी में भी होता रहा, ये सब लोग एक दूसरे की। गुशकोरी साहब क्या होने जा रहा है? नैब का तो आपने हमें डरा ही दिया कि भाई अमेंडमेंट जब वो उड़ जाएगी तो केसेस रीओपन हो जाएंगे। क्या होंगे, कितने लोग इसके घेरे में आएंगे? सियासतदान भी होंगे, अक्रॉस द बोर्ड होगा एक। दूसरा, अब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनका कंडक्ट कैसा होगा? उनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, जो चीज़ें बंदियाल साहब उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं 54,000 केसेस समेत। अब देखिए, मैं तो पहले चीफ जस्टिस साहब जो बनने वाले हैं उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। नंबर वन इलेक्शन करवाना है, और इलेक्शन कितना जल्द अज जल्द उन्होंने करवाना है। क्या उनके जो पिछले साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, काफ़ी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये आरओ का इलेक्शन था, बहुत सारी बातें होती रही हैं। तो ये टेस्ट केस है जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लिए कि वो इतवार को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी उनको देखनी होंगी अपने कोलीग्स के लिए भी, जो वो ख़ुद एज ए सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज फेस करते रहें। इन्वेस्टिगेशन फेस की है, FPR की मुख्तलिफ़ चीज़ें फेस किए हैं। और बल्कि बाय द वे, आप खबरें जब मुझसे मांग रहे होते हैं, आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट खबर देना चाहता हूँ। जी बताएं। सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज हैं, सीनियर जज हैं, उनके ख़िलाफ़ पिछले साल एक बड़ी अहम FPR ने प्रोसीडिंग स्टार्ट की, और FPR का एक ऑफिस है रावलपिंडी में। उन्होंने देखा, इंक्वायर कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन उनका डिपार्टमेंट है, कि जज साहब के खाते में करोड़ों रुपए पैसे आए हैं जिनकी वजाहत FPR की टीम को नहीं मिल रही थी कि ये आउट ऑफ सडन कैसे पैसे आए। और ये बड़ा टेस्ट इम्पॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज, सिटिंग जज, उनको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि ये पैसा आया है और क्या हमें इंक्वायर करना चाहिए, क्या बुलाना चाहिए उनको या नोटिस भेजना चाहिए। काफ़ी सोचो विचार के बाद उन्होंने नोटिस भेजा कि आप वजाहत कर दीजिए कि ये जो लायबिलिटी है, जो आपने पैसा शो किया है, गैर मामूली, आप चाहें तो वजाहत करें क्योंकि टैक्स इस पे बनता है या प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो 2 या 3 नोटिस जो शायद उन्हें मिले ना हों या जज साहब ने उनको रिस्पॉन्ड ना किया हो, उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। मुझे मालूम हुआ एज ए रिपोर्टर, मैं भी इस खबर के पीछे फिर रहा था, तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। अल्टीमेटली सितंबर और अक्टूबर के महीने में पिछले साल उनके ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग फाजिल जज के ख़िलाफ़ कि आप पर टैक्स बनता है 89 लाख रुपए का, आपने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है, तो आप ये नोटिस आता है आपको, आप ये अदा कर दीजिए। उसके बाद फाजिल जज साहब ने अपील की, वो अपील चलती रही, और जो कमिश्नर अपील हैं उन्होंने उनका केस टेकअप किया, वो सुनते रहे। और आज से कोई 2 महीने पहले, गालिबन
24 जून की बात है, उनके हक में फिर फैसला आया। वो केस को सुना गया, उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की कि ये जो पैसा आया है ये उन्होंने क्लियर कर दिया, डिक्लेयर किया हुआ है, ये उसका सबूत है, मामला क्लियर हो गया। और आमिर साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, स्टोरी के बारे में कुछ जानते हैं? ये एक अच्छी बात है ना, अगर किसी जज को नोटिस हुआ है और उसने किसी को स्टे नहीं कराया, पिंडी से एक ही जज है, तो उनके पास मुज़ाहिर नकवी साहब की 10 इंक्वायरियाँ मौजूद हैं जो उन्होंने जमा करानी है। ठीक है, अब आप भी समझ गए कि वो कौन से जज हैं। लेकिन इसमें अच्छाई ये है ना कि उन्होंने, जाहिद गिशकोरी साहब ने ये नहीं कहा कि उन्होंने उसे स्टे कराया। कानून हर बंदे को ये रास्ता देता है कि आप अपील करें, मुझ पर गलत टैक्स लगा है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। ये नहीं हुआ कि आपने छेड़ा है हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं पोजीशन वाजे कर दूं, जो आमिर साहब ने नाम ले दिया, मैंने कोई नाम नहीं लिया, और हो सकता मैंने भी नाम नहीं लिया, जो इन्होंने नाम ले दिया वो हो ही ना। मैं भी यही कह रहा हूं, मैंने नाम उनको नहीं कह रहे, ये कह रहे मैंने एक नाम लिया है, दूसरा आप समझ गए होंगे। ये बात कह रहे नहीं, हो सकता है, अंदाजे लगा रहा हूं, सोच रहा हूं। मैंने उस जज साहब से भी बात की है, मैंने उनको भेजा था सवालनामा, उन्होंने पहले मुझे जवाब नहीं दिया, फिर मैंने रिमाइंडर भेजा और रिक्वेस्ट की कि मेरी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ी है इस सिलसिले में, तो अगर आप चाहें तो मैंने पूरा मुकम्मल वो करके काम किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनको इस तरह की चीज़ें भी देखनी होंगी। जो हाउस है उनका असेंबल होगा, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट केसेस उनके सामने। मेरी तो बड़ी क्लियर है जी, काजी फायद साहब परसों ओथ ले रहे हैं, उनको 2 जज चाहिए होंगे। एक सीट खाली है जो बंदयाल साहब की पसंद और नापसंद की वजह से फैसले पे नहीं आ सकी, एक बंदयाल साहब के जाने से होगी। उन्हें 17 जज पूरे करने चाहिए। ये सारे 56,000 को छोड़ दें, ये जिस पे पूरा मुल्क तबाह हो गया कि जी हमें इसका केस सुनना और इसका नहीं सुनना, इसको रोकना नहीं, आप 10-12 दिन 17 के 17 जज बिठाएं। उसमें सेठ जो फौत हो गए बलोच सेठ वकार, उनकी पटिशन भी लें, जूनियर जजों वाली 63A भी लें। आप अलिफ से लेके ये तक जिस पे 184(3) पे एतराज़ आया है, आप उठा के 17 जजों से फैसले करा दें, ताकि आप पे ये ट्रस्ट हो जाए। उसमें इलेक्शन भी आ जाएगा, उसमें पंजाब का इलेक्शन भी आ जाएगा, उसमें मरकज़ का भी आ जाएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सेट ही तब होगा, आने वाला चीफ जस्टिस ये तय कर दे कि मैं किसी की पार्टी नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के हक में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलाता हूँ। अगर वो 17 जज, जिसकी चूंकि उन्होंने खुद भी डिमांड किया है, ब्रदर जजेस ने भी किया है, फुल कोर्ट बैठाएं। अच्छा, मुझे बताया मियाँ साहब की वापसी पर क्या होगा? मैं एक ब्रेक जो है वो लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करें इस ब्रेक। वेलकम बैक। सवाल हुआ मियाँ साहब की वापसी पर, तो उन्होंने क्या कहा, पहले सुनिए। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो क्या उनके हाथों पे हथकड़ी होगी? इसका फैसला जो तय कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कानून की रोशनी में करेंगे। अगर वो ये समझते हैं कि उनको चेन होना चाहिए, वो उस राह को इख्तियार करेंगे। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो ऑन ग्राउंड आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो लीडरशिप है वो करते हैं, और आई होप कि दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। पीपल्स पार्टी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, वो भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो हमें नहीं दिखाई दे रही, वो सिर्फ किसी एक के लिए जिनको पता है फरवरी में इंतखाबात होने। और जो निगरान वज़ीर आज़म ने कहा वो आपने सुन लिया है। तो आमिर साहब, आपके ख्याल में मुझे बताइएगा, ये जो स्टांस लिया है निगरान हुकूमत पर, कि आपको क्या लगता है, स्मूथ सेलिंग मिलेगी मियाँ साहब को या अरेस्ट होंगे, क्या होगा? देखिए, अगर स्मूथ सेलिंग मिलती है तो उसका मतलब ये है कि वाकई जो उन पे इल्ज़ाम लग रहा है इस वक्त कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं और किसी के हक में चीज़ें बहुत मेहरबानी के साथ चलाई जा रही हैं, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा कहते हैं शिद्दत पकड़ेगी। और क्यों सबको पता है कि जी 2 केसेस में कन्विक्टेड हैं वो, ठीक है ना, कितने अरसे एब्सकॉन्डेड रहे हैं, तो इन चीज़ों के अंदर उनको आकर अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, करना चाहिए उनको। हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं अगर आइन और कानून पे अमल करेंगे तो जाहिर है कि उनको अरेस्ट भी करेंगे, उनको जेल में भी डालेंगे। हो सकता है कि आराम से जेल दे दे उनको, ये एक अलग बात है। लेकिन जो कानून समझ में आता है हम जैसे सादा दिल लोगों की, वो तो यही आता है कि जनाब अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आपको जेल में होना चाहिए, उसके बाद अदालत ही के जरिए आपको 30 सेकंड कमाल बात की आमिर साहब ने। भाई वो कन्विक्टेड है, उसे जमानत मिली, उसके बाद वो गया और उसके बाद वो मफरूर हुआ। इस मुल्क में मफरूरों की एक लाइन है जो गए और सबको राहदारी जमानत अदालतों ने दी।
दी ना, ठीक है। लोग आए, नवाज शरीफ जब आएंगे रादारी जमानत लेंगे, क्या मसला है उसमें, वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश हो जाएंगे। ओके 30 सेकंड जाहिद साहब, आपको क्या वाइब्स आ रही हैं मियां साहब के? मुझे तो वाइब जा रही है, मियां साहब जाहिर है जेल में जाना भी चाहेंगे और जेल में जाएंगे। हो सकता है इमरान खान और वो दोनों एक ही जेल में, और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में। उसके बाद पाकिस्तान का सियासी सीन क्या होगा ये देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जाहिद गिशकोरी साहब, आमिर रियाज राना साहब, आमिर ने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।